Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Siva Easy English Zone. नाम के मुताबिक काम आसानी से ग्रामर सिखाने का प्रयास आप सभी को। तो आज की जो चर्चा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीरीज में ही है। आज हम कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स की बात करेंगे जो जनरली हिडन मोड में रहता है, पैसिव वॉइस में छुपा हुआ रहता है, जिसको आज मैं आपके सामने खींचकर प्रस्तुत करूंगा। और समझिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है एक्सप्लेनेशन को समझने की, क्योंकि यहाँ पर मात्र मैंने 8 सेंटेंस लिख रखे हैं और हर सेंटेंस अपने आप में कमाल का है, जो सामान्य नियमों से बिल्कुल अलग व्यवहार करता है। और इसीलिए इसको मैंने नाम ही दिया स्पेशल रूल पर बेस्ड क्लास होगी। यानी ऐसे कौन से नियम आपको इन सेंटेंसेस पर अप्लाई करने हैं ताकि आप उसे आसानी से पैसिव वॉइस में बना सकें। और एक बात आपको ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए कि जो जनरल एग्जामिनेशंस में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पैसिव वॉइस बनाने को मिलती है, वो कोई साधारण वाक्य नहीं रहता, वो इसी तरह का विशेष वाक्य रहता है जिस पर विशेष नियम लागू होते हैं। इसलिए बने रहिए इस वीडियो में, देखिए, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करिए। तो फिर मैं अपनी वही पुरानी बात दोहराऊंगा। आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत इसकी सूचना मिल जाए। और लाइक और व्यूज देते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है आपके लिए कुछ और बेहतर काम करने का और बेहतर वीडियोस बनाने का और आसानी से ग्रामर को समझने और समझाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक सेंटेंस पर गौर रखिएगा, चूकिएगा मत, नहीं तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। जैसे मैं पहले सेंटेंस पर बात करूं तो मैंने लिखा पीपल स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश इन इंडिया। पहला नियम ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर किसी वाक्य का कर्ता मास नाम है, मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा जब वही कार्य किया जाता हो, तो ऐसी दशा में बाई प्लस एजेंट यानी बाई प्लस सब्जेक्ट या बाई प्लस डूअर यानी काम को करने वाला नहीं लगाया जाता है। यानी उसका विलोपन कर देते हैं, उसको लुप्त कर देते हैं, सेंटेंस से उसे हटा देते हैं, उसका स्थान खत्म हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में पीपल स्पीक यानी लोग बोलते हैं, यानी किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा कार्य नहीं किया जाता। यहां पर कर्ता गौण हो जाएगा, प्रमुख नहीं रहेगा। तो हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है भारत में, नहीं बनेगा इन लोगों के द्वारा। अभी तो लोग बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश इंडिया में, तो क्या बोलते हैं? प्रश्न वही मैंने बार बार सिखा रखा पहली वीडियो से कि 2 चीजें जरूर ध्यान रखिए। किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने से पहले उसका टेंस चेक कर लीजिए कि वो टेबल वाला है। मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसे जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये देखिए कि क्या वर्ब ट्रांजिटिव है, यानी उसको प्रश्न जब पूछा जाए क्या और किसको का, तो उत्तर मिल रहा है या बिल्कुल मिल रहा है। लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, तो जवाब मिल रहा है। ये 2 चीजें चेक करने के बाद ही आप पैसिव वॉइस बनाने का बीड़ा उठाइएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले सेंटेंस पर काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट आया हिंदी एंड इंग्लिश, तो मैंने पहले ही बता रखा आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये हमारे ऑब्जेक्ट है, जिसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। 2 भाषाएं हो गई, बहुवचन हो गया, तो आर लिखेंगे। हमेशा आप अपनी एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन, और जो बच गया हिस्सा वो लगा देंगे। यानी हम बाई पीपल नहीं यूज करेंगे, यानी जब भी कोई कार्य बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है, पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस एजेंट का लोप कर देते हैं, यानी उसको यूज नहीं किया जाता। तो सेंटेंस क्या बना? हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन इंडिया, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसमें क्या खासियत है? द पुलिस कॉट द थीफ। आप कहेंगे सामान्य सा तो सेंटेंस है, क्या इसमें आसानी से बदल जाएगा? बिल्कुल आसानी से बदल जाएगा। या जो बात मैं समझाना चाहता हूं उसे समझिएगा। यहां पर भी सब्जेक्ट का विलोपन हो जाएगा। आप कहोगे ऐसा क्यों? यहाँ तो पुलिस है, चोर को पकड़ रही है, तो सीधे सीधे दोनों का महत्व समान दिख रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है,
दोनों का मान तो समान दिख रहा है, लेकिन दोनों की अपनी एक खासियत है, गौर से सुनिए। जब कोई कार्य किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता हो, जैसे डॉक्टर का काम है इलाज करना, पुलिस का काम है अपराधी या चोरों को पकड़ना, ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, तो जो जिस व्यक्ति का कार्य है, अगर वह कार्य उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तब वहां पर बाई प्लस सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, इस पर बात करते हैं। पहले इसको बदल देते हैं। तो आपका दूसरा सेंटेंस, कॉट द थीफ, द थीफ आपका ऑब्जेक्ट आएगा। आप कहेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बता रखा ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका, वीडियो पढ़िए, आप उसे देखिए, जाइए, देर ना करिए। द थीफ सिंगुलर नंबर है, हम वॉज लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट। अभी खत्म हो गया। आप सोच सकते हैं कि बाय द पुलिस लगा देना चाहिए, नहीं। अगर आप सेंटेंस ऐसे लिखेंगे द थीफ वाज कॉट, ये अंडरस्टूड है कि चोर को पकड़ने वाली पुलिस ही थी। अगर हाँ, उस चोर को अगर आप पकड़ रहे होते, यानी अगर मैं लिखूं या राम कॉट द थीफ, तब चोर को पकड़ने का काम राम ने किया है, जबकि कार्य पुलिस का। तो अगर राम ने किसी व्यक्ति विशेष ने किया, तब वहां आप लिखते हैं द थीफ वाज कॉट बाय राम। फर्क समझिएगा, ठीक है। द डॉक्टर एग्जामाइन द पेशेंट, तो डॉक्टर का काम है पेशेंट को एग्जामाइन करना। पैसिव वॉइस क्या बना देंगे, द पेशेंट वाज एग्जामाइंड बाय द डॉक्टर, अंडरस्टूड, ठीक है। तो दो स्थितियां आपने देखी, आप बाय प्लस सब्जेक्ट का विलोपन करते हो। क्यों करते हैं मैंने बेहतर तरीके से आपको बता दिया। तीसरे में पढ़ते हैं, नो वन विल डू एनीथिंग अगेंस्ट यू। गौर से देखिए सेंटेंस, नो वन विल डू एनीथिंग अगेंस्ट यू। अब यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, शायद आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। यहाँ पे नो वन ही जो है, कोई है, कोई कुछ नहीं करेगा आपके खिलाफ, तो कोई नहीं, यही है वो व्यक्ति। क्या नहीं करना, वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट एनीथिंग, तो यही आपका ऑब्जेक्ट है। यानी क्या लिखेंगे आप इसमें, एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है, विल नॉट बी डन। नॉट कौन सा है, क्योंकि निगेटिव है। एनीथिंग विल नॉट बी डन, ठीक है। बचा क्या है, अगेंस्ट यू। एनीथिंग विल नॉट बी डन अगेंस्ट यू। यहां पर भी अगर देखें तो सब्जेक्ट का विलोपन है, जबकि एक अदृश्य सब्जेक्ट है, पता ही नहीं हमें वो कौन है। जब पता ही नहीं कौन है, तो फिर कहूंगा कि उसकी जरूरत कुछ नहीं है, भावपूर्ण बन रहा है। यानी एनीथिंग विल नॉट बी डन अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाएगा। वही सेम फीलिंग यहां भी है। आप देखिए चौथे में, आई एम टू डू। जब आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड के बाद इन्फिनिटिव मिलता है, इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू मिलता है, तो उसके पैसिव वॉइस का तरीका कुछ और होता है। जैसे देखिए कैसे बदलते हैं इसको। यहां का ऑब्जेक्ट है इट, इट लगा लिया आपने, सिंगुलर नंबर है, इज लगेगा क्योंकि आई के साथ है, बाकी के साथ इज लगेगा, तो इट इज टू बी डन, टू लगेगा और फिर बी लगेगा और डन। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी इन्फिनिटिव्स मिलते हैं तो इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू के बाद बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म ऐड कर देते हैं, तो उसका पैसिव वॉइस बन जाता है। उस वर्ब इन्फिनिटिव का टू बी फॉर्म अगर पैसिव वॉइस में बदलना है तो आपको इस तरीके से, यानी टू के बाद बी लगाएंगे और जो वर्ब होगी उसका थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन। अब आगे क्या बचा यहाँ पर, बाय, आई का पीछे जाने पर भी, यानी इट इज टू बी डन बाय मी। आगे देखते हैं, देयर इज नो टाइम टू लॉस। फिर देखिए एक इंफिनिटिव है लेकिन थोड़ा इससे अलग है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप आगे लाएं, तो आप सेंटेंस अपने सब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, बस वही काम, यानी सीधे सीधे उस वर्ब का
पैसिव फॉर्म, यानी वर्ब इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म बदल लीजिए, हो जाएगा। कब करेंगे हम? जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब वर्ब नहीं होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए छठवें सेंटेंस में देखते हैं। इट इज द टाइम टू ओपन, फिर देखिए इन्फिनेटिव, लेकिन आगे देखिए एक ऑब्जेक्ट भी। ऐसे सेंटेंस में सतर्कता बरतते हैं, हम एक दूसरे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं फॉर का। जब प्रीपोजिशन कब लगाना, यहां नहीं लगा, यहां लगेगा, यानी इस जब इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट सा दिखे आपको, किस पे क्रिया करनी है, तो आप लिखेंगे इट इज द टाइम। ठीक है, बस यहां तक हो गया, इट इज द टाइम। अब जो है इसके पहले आप फॉर लगाइए, इसका भी यूज मैंने बता रखा है आपको, वीडियोस पढ़ी है। इट इज द टाइम फॉर द स्कूल टू बी ओपन, फिर वही बात आएगी, टू बी ओपन, ये देखिए फिर से वही चीज है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप याद रखिएगा कब कैसे बदल रहा है। ये विशिष्ट है, एकदम सामान्य नियम यहां एकदम नहीं लग रहे भाई। सामान्य को दरकिनार करके कुछ स्पेशल नियम है। दे पेड हिम हिज सैलरी, यहां पर देखिए पेड वर्ब है, हिम और हिज सैलरी दोनों एक ही व्यक्ति से है। उन्होंने उसे वेतन दिया, उन्होंने उसे उसका वेतन दिया। अब ही पेड व्हाट, हिज सैलरी, पहला ऑब्जेक्ट हो गया। ही पेड हु, हिम, यानी यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, हिम भी है और हिज सैलरी भी है, तो आप दोनों से सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप इसको हिम को ले तो ये हो जाएगा ही, पास्ट टेंस में सिंगुलर नंबर वाज, ही पेड, ठीक है, हिज सैलरी। ये तो सेंटेंस ही होगा, यहां पर भी इसकी जरूरत नहीं है, ये नगण्य होगा, गौड़ है, इसको यूज करने न करने का कोई फायदा नहीं। या इसको आप दूसरी तरीके से बना सकते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है तो इसको भी हम आगे लगा सकते हैं, हिज सैलरी was paid to him। देखिए यहां पर ये चीज, तो दोनों तरीके से सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब देखिए ही आस्क्ड रोहन, हां इससे बहुत सतर्क रहिएगा, ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो सतर्कता जरूर रखिएगा। यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो ऑब्जेक्ट जब आप पहले लाएंगे तो देखिए क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो गया मोहन, वर्ब आएगा वाज, आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि टेंस के चेंज के हिसाब से। अब यहां पर टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम। अब आप कहेंगे कि ही कहां है, यहां पर बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता, एकदम सतर्क रहिएगा। जब भी कोई सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट वॉइस में मिले और कहा जाए उसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो आप उसके ऑब्जेक्ट से, क्योंकि हम शुरू करते हैं पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डिमांड के अकॉर्डिंग वर्ब का चेंज करेंगे, और भूल करके भी बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी रहेगा, जो कुछ भी रहेगा आप उसको आगे ले जाकर के ऐड कर देंगे। तो ये आपने देखा कुछ विशेष नियमों पर आधारित ये क्लास थी वॉइस की, जिसमें सब सेंटेंस कुछ न कुछ नया नियम लेके बैठे हुए हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को पॉज करके समझ करके पूरी तन्मयता से देखिए, जब तक आपको ये नियम क्लियर ना हो जाए, और बढ़िया से इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए एक एक नियमों पर आधारित, जो मैंने व्याख्यान दिए, जो एक्सप्लेनेशन दी है आपको। फिर से जाते जाते आपसे फिर वही निवेदन करूंगा, लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।